एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज करेंगे भी नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, जो कि 12th क्लास का चैप्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। पीछे के जो मैंने PYQ देखे, मेरे पास पेपर रखे हुए हैं देखो। तो 2024-25 का जो था पेपर, उसमें 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से, पूरे 5 क्वेश्चन। 2023 वाला था, उसमें भी 5 क्वेश्चन है भाई। और पीछे के जो हैं उसमें किसी में 3, किसी में 4, इस तरह से डाले गए हैं। और अभी लगातार 2 साल से इस चैप्टर से पूरे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सोच के देखो कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर जो ये नोट्स बना रखे मैंने, इनको एक एक को बड़े अच्छे से टॉपिक को मैं समझाते हुए चलूँगी भी। बारीकी से समझ लिया, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ भी सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इस चैप्टर का। ठीक है, इतना अच्छे से एक एक चीज़ को बारीकी से बताऊँगी, बहुत ध्यान से करना। और ये टेलीग्राम पे मिल जाएंगे भी नोट्स। टेलीग्राम चैनल जो है वो बना लिया मैंने, फिजिक्स बाय सुमन डोल के नाम से है। और जो पोस्ट है ना, हाँ, एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था भी चैनल का मिल नहीं रहा है टेलीग्राम पे। तो जो पोस्ट है, आप यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे चैनल खोलोगे ये वाला, तो पोस्ट होते हैं ना, पोस्ट में डाल रखा मैंने लिंक भी साथ में। पोस्ट डाली उस दिन, लिंक है वहाँ। तो आप टेलीग्राम को वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं ज़रूरी सारी PDF उसी के ऊपर डालूंगी भी, कोई भी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर ले, ताकि प्रैक्टिस सेट वगैरह हैं, नोट्स हैं, सब कुछ वहाँ अवेलेबल कराऊंगी। तो बहुत इतना लंबा चौड़ा ये चैप्टर नहीं है। और इसमें से देखो इतना इंपॉर्टेंट है, 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो भी आसान। किस तरह से खुद सोल्व करोगे मैं लास्ट में दिखाऊंगी, तब देखना। तो साथ साथ सभी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, जहाँ चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो और उससे रिलेटेड उसकी सारी हम प्रॉपर्टी को स्टडी करें कि आपस में एक चार्ज है, फिर दूसरा चार्ज है, कितना फोर्स वगैरह लगा रहे हैं, मतलब इसके बारे में सब कुछ हम स्टडी करें। बट ये मोशन में ना हो, चार्ज हो रेस्ट में, तब इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। स्टैटिक मतलब जो रेस्ट में हो, फिर उससे रिलेटेड हम उसके बारे में सब कुछ स्टडी करें। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है भी कूलाम लॉ। कूलाम ने दिया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फर्स्ट चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेकंड चार्ज के भी। चार्ज की स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना, तो एक दूसरे के ऊपर उतना ही फोर्स लगा सकते हैं। अभी खुद ही बेचारा इतना सा, वो नहीं बोलते कि खुद ही कोई कमज़ोर सा है, वो क्या ही किसी पे दूसरे पे इंटरेक्शन करेगा। तो ये कह रहा है इन चार्ज की अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इनकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आपस में एक दूसरे को फोर्स लगा सकते हैं, चाहे वो अट्रैक्शन का हो, चाहे वो रिपल्सन का हो। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। फिर इसने बताया था ये फोर्स है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के डिस्टेंस के बीच के भी। डिस्टेंस के कैसे, दूर दूर चार्ज होंगे, सीधी सी बात है, उनका इफेक्ट जो उतना ही कम हो जाएगा। पास चार्ज हैं तो फोर्स अच्छा लगा पाएंगे वो। ठीक है, स्ट्रांगली एक दूसरे को इंटरेक्ट कर पाएंगे। दूर दूर रखोगे तो इंटरेक्शन कम हो जाएगा। तो रेडियस लगाओ या डिस्टेंस लगाओ दोनों चार्ज के बीच की, उनकी ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्स डायरेक्टली साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट यूज किया जाता है, K कांस्टेंट यूज किया, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत सारे क्वेश्चन कूलाम लो, जो कि दिखने में ऐसा लगता है भी ये तो जर्नल सा टॉपिक है छोटा सा, इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, देखना। तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट, जो तुम्हें याद रखनी है, क्या, 9 × 10⁹। और यूनिट क्या होती है, देखो K की यूनिट निकालोगे, ये इधर जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये भी याद रखनी है, ये भी यूज होगी क्वेश्चंस में। 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, हाँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमें किसी सिस्टम का पूरे चार्ज का पता लगता है भी। क्या फार्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q = NE। N है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरे सिस्टम के ऊपर कितना चार्ज है वो आ जाएगा, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जो कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बताते हैं। रिलेटिव का मतलब दो के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो ये फ्री स्पेस और मीडियम के बीच में एक दूसरे का रिलेशन। जैसे रिलेटिव डेंसिटी का बताया था मैंने, डायमेंशंस फॉर्मूला वाला चैप्टर था 11th क्लास का फर्स्ट। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, किसी डेंसिटी, किसी सबस्टांस की हम विद रिस्पेक्ट दे रहे थे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री पे, तो ना यूनिट थी ना उसका डायमेंशंस फॉर्मूला था। इसी तरह रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशन फ्री स्पेस का और मीडियम के बीच में, जो कि किसके इक्वल भी होता है, K यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है,
कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पता है क्या, अब ये कह रहा है अभी एक चार्ज है, दो है, इधर उधर रख दिए, एक इधर है चार्ज, एक इधर है, बड़े आसानी से उसको स्टडी कर सकते हैं। चार्ज बोल सकते हैं 2 कूलम चार्ज है, 4 कूलम चार्ज है, 5 है, इस तरह से फोर्स पता लगा सकते हैं कितना है। बट ये कह रहा है कंटिन्यूस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे कि एक लाइन है, सो उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, 2D स्ट्रक्चर है उसमें पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, 3D स्ट्रक्चर है तो पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इस चार्ज को चार्ज नहीं लेंगे भी, एक चार्ज तो है नहीं जो हम चार्ज मान लें, तो ये कह रहा है यहाँ पे रोल आ जाएगा चार्ज डेंसिटी का। तो एक लाइन के अलोंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है, 2D के अलोंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, और 3D के अलोंग चार्ज डेंसिटी रो होती है। तो चार्ज डेंसिटी होती है कितना यहाँ पे चार्ज है पर यूनिट लेंथ, कितना यहाँ चार्ज है पर यूनिट एरिया, कितना यहाँ चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज चार्ज डेंसिटी। व्हेन ए चार्ज आर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट वी नॉट यूज चार्ज, तो हम उसको अकेले चार्ज ना मान के हम यूज करेंगे वहाँ चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अलोंग ए लाइन दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ। तो वन डायमेंशंस के केस में हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं भी, ठीक है। आगे होगा टू डायमेंशन जैसे सिग्मा लेंगे हम, सिग्मा की क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, वॉल्यूम के लिए रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, एक 2D है इसमें और एक 3D है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से ही पता चला इलेक्ट्रॉन का फील्ड, जैसे एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो वो उनके चारों तरफ इमेजिनरी लाइंस निकलती हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर ऐसे इमेजिनरी लाइन निकलेंगी, और नेगेटिव तो उसकी तरफ आएंगी भी इमेजिनरी लाइन। जिस तरह से कोई मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट, उसके चारों तरफ लाइन बनती हैं, तो लाइंस हमें बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है, कितना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दोनों अपना अपना फील्ड बनाते हैं। फील्ड का अर्थ होता है इनका कहाँ तक क्षेत्र है, एक चार्ज दूसरे पे कहाँ तक फोर्स लगा सकता है, कहाँ तक उसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है। उसके फील्ड से बाहर है तो उसके उन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा भाई। तो फील्ड से हमें पता चलता है उसे चार्ज का कहाँ तक फील्ड है, खुद का वो कहाँ तक दूसरे को फील कर सकता है, ठीक है। द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस बाय एन अनदर चार्ज। एक चार्ज दूसरे को कहाँ तक फील कर सकता है, कहाँ तक इंटरेक्शन कर सकता है, कहाँ तक उसको महसूस कर सकता है, तो वो उसका होता है फील्ड, ठीक है। कंसेप्ट किसने दिया था, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था फैराडे ने, ठीक है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से लाइन निकलती है, नेगेटिव की तरफ आते हैं भी, तो ये डिसकंटिन्यूअस लूप बनाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव के से सिर्फ आएंगी नहीं इसके पास आ रही हैं, जाएंगी नहीं यहाँ से। जैसे कि मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट की लाइन कॉन्टिन्यूस होती है, बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, फिर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, इस तरह कंटिन्यूस लूप बनाते हैं। और ये डिसकंटिन्यूस लूप होता है। 4 ऑप्शन में भी डाले गए थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कंटिन्यूस होती है, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। 4 ऑप्शन देते हैं ना, अभी इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, इस टाइप से प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस, क्योंकि लूप नहीं बना रही भी गोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है भी एक चार्ज पार्टिकल है, अपने फील्ड में दूसरे पे फोर्स लगाएगा, तो कितनी ताकत से उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है अभी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इज इक्वल टू कितना फोर्स लगा रहा है पर यूनिट दैट चार्ज, जो उसके एरिया में है। मान लो एक चार्ज पार्टिकल था ये बड़ा, इसका फील्ड यहाँ तक है, मैं एक टेस्ट चार्ज को लेके आऊँगी, छोटा सा होता है टेस्ट चार्ज, ताकि इसकी कन्फिग्रेशन को चेंज ना करे, ये इस पे फोर्स लगा सकते हैं, इसके अंदर इतनी ताकत ना हो कि इसको भी डिस्टर्ब कर दे। तो टेस्ट चार्ज बहुत छोटा लिया जाता है ताकि अच्छा सा टेस्ट कर सके, ठीक है। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है पर यूनिट दैट चार्ज, बस। तो आपका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कूलम लॉ से, क्या था, Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r²। तो ये रखोगे नीचे टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कट गया, बस ऊपर बचेगा एक चार्ज। तो फॉर ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, E = 1/4 pi epsilon naught Q/r²। याद रखना ये फॉर्मूला भी, एक पॉइंट चार्ज है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 1/r² की इक्वल होती है, ठीक है। Q/4 pi epsilon naught r², r के साथ वेरी करती है। देखो यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पता चला है कि r बढ़ेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही है, तो उसके क्षेत्र से अगर वो चार्ज है जो टेस्ट चार्ज वो दूर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके ऊपर कम प्रभाव डालती है, पास आएगा उतना ही ज़्यादा डालेगी। तो डिस्टेंस दूर होती जाएगी तो उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। कुछ प्रॉपर्टी हैं जो अक्सर एग्जाम में पहले भी पूछी गई हैं, जिनके आने के काफ़ी चांस होते हैं। प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन डाल देते हैं 4 ऑप्शन। जैसे प्रॉपर्टी फर्स्ट में बताया डिसकंटिन्यू करो होती हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं
टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि एक करो है तो यहाँ मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इस पॉइंट पे पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल होते हैं सरफेस ऑफ द कंडक्टर। एच स्टेट में आया हुआ है, जैसे कोई सरफेस है ना तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है बिल्कुल इस सरफेस की, यहाँ बात करोगे ऐसे नॉर्मल, हर पॉइंट पे वो सरफेस के नॉर्मल होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कहाँ, कंडक्टर के। तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, नाम से पता चला डाई मतलब होता है दो, डाई मतलब दो, जिसके दो पोल हों। तो इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज दो रखे हों तो एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव, किसी डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है, ओ बीच में ओरिजिन होता है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। अपोजिट चार्ज मिलेंगे भाई, डाइपोल हमेशा अपोजिट चार्ज मिलते हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू मिलेगा, ठीक है। डेफिनेशन लिख रखी मैंने, कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, सेपरेट कर रखा सम स्मॉल डिस्टेंस से। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P से रिप्रेजेंट करते हैं ये चार्ज इनटू में इनकी बीच का जो डिस्टेंस है, तो P इक्वल टू क्यू इनटू में 2a डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। अभी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इसकी स्पेशल डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिल ऑफ द इलेक्ट्रिक, एक डाइपोल है उसके एक्सिल मतलब होता है सेम लाइन पे, ये डाइपोल है, डाइपोल है, दोनों चार्ज हैं तो इनके चारों तरफ निकलती लाइंस। तो ये करें हम एक पॉइंट लें यहाँ उसी की एक्सिस पे, तो इनकी वजह से बताओ भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी आई होंगी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। ये तो होता है एक्सियल लाइन, और ये कोई डाइपोल है तो उसके परपेंडिकुलर यहाँ कोई पॉइंट ले लिया। अब दो चार्ज हैं, सीधी सी बात, इनके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, भाई चार्ज है तो लाइन्स बना रही है, अपना फील्ड बना रही है, तो इस पॉइंट पे कितनी लाइन आती होंगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो एक्सियल लाइन पे तो जो फॉर्मूला है वो होता है 2p, p क्या है, डाइपोल मोमेंट, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर क्यूब। देखो पॉइंट था, पॉइंट चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर था, स्क्वायर के प्रोपोर्शन था, और जब दो चार्ज हो गए तो क्यूब बन गई, क्यूब है, ठीक है। इससे ये हाफ हो जाएगी एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे, E इक्वल टू P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो यहाँ भी डाइपोल के केस में कई बार पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r की 3 पावर पे डिपेंड करता है, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पावर पे, दोनों एक्सियल और इक्वेटोरियल को डिवाइड करोगे 2 का फैक्टर आता है। इससे क्या साबित हुआ, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एक्सियल लाइन पे वो डबल होती है इक्वेटोरियल से, ठीक है। हाँ, डाइपोल का भी क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, मतलब टॉर्क कितना लगता है। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, ये रहा, जिसपे एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव, कहाँ रख दिया, यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये यूनिफॉर्म का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, गैप तुम्हें दिख भी रहा होगा इस तरह से। तो देखो कैसे टॉर्क, टॉर्क का मतलब होता है फोर्स लग रहा है, ये पहले वाले जो 5th हमने चैप्टर किया 11th क्लास का, मैंने सब कुछ समझाया टॉर्क वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो देखो टॉर्क कैसे लगा, फोर्स कैसे लगा, यहाँ पे डाइपोल रख दिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इनका बीच का डिस्टेंस 2a लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू इधर नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ आती है। अब देखो यहाँ पे फोर्स कितना लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल टू होता है बाई क्यू, तो F इक्वल टू क्या होता है, E इंटू क्यू, F इक्वल टू होता है E इंटू क्यू। तो यहाँ फोर्स लगाया क्यू ई, यहाँ फोर्स लगाया माइनस क्यू ई, फोर्स लगाया माइनस क्यू ई, तो ये अपनी डायरेक्शन में लगाते हैं। अब ये डाइपोल टेढ़ा है तो ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये चाहेगा कि डाइपोल ऐसे है, इसको इस तरह से घुमाना चाहेगा कि उसकी डायरेक्शन में आके ऐसे रुक जाए, यहाँ स्टेबल है फिर, ठीक है। टेढ़ा है तो ये घुमाना चाहेगा, क्योंकि देखो एक फोर्स इधर लग रहा है एक इधर, इस सिरे को मैं इधर फोर्स लगा रही हूँ और इस सिरे को मैं इधर फोर्स लगा रही हूँ, तो सीधी सी बात है घूमेगा। और फोर्स इन रोटेशनल केस हम फोर्स ना लेके क्या यूज़ करते हैं, टो यूज़ करते हैं, टॉर्क, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा, और साइन किस में खोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो यहाँ से देखो अगर थीटा 0 हो जाए, 0 का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो टॉर्क मैं ऐसे रख दूँ, तो ये रख दो, डाइपोल ऐसे रख दो, तो देखो थीटा 0 तो साइन 0 0 होता है, टॉर्क कितना बना है 0, तो ऐसे रखोगे ना कोई टोर नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल ऐसे आराम से बैठा है, बिल्कुल निश्चिंत होके। मैक्सिमम कब लगता है, जब 90 इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो और इसको डाइपोल को मैं ऐसे रख दूँ 90 पे, तो मैक्सिमम टॉर्क लगता है, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा भाई ऐसे, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा इस तरह से, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया टॉर्क का P क्रॉस E। हाँ, ये H स्टैट में पूछा गया अभी क्या, कि जब
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फोर्स कितना होता है। अब यहाँ पे देखा होगा फोर्स एक जगह तो लग रहा है क्यू और एक जगह लग रहा है माइनस क्यू, दोनों को जोड़ोगे नेट फोर्स हो गया जीरो। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फोर्स होता है जीरो, बट टो क्या आया था, टो आया था पी क्रॉस ई नॉन जीरो। तो यूनिफॉर्म के केस में फोर्स जीरो होता है और टॉर्क नॉन जीरो होता है। ठीक है, अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म की, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ रखोगे डाइपोल तो एक जगह फोर्स का और दूसरी जगह फोर्स सेम नहीं होगा, क्योंकि लाइन सेम नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई। अब ई की वैल्यू डिफरेंट है तो यहाँ की वैल्यू डिफरेंट होंगी, एक जगह कम मान लो एक जगह ज़्यादा मान लो, तो उनको जब ऐड करोगे ना तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी फोर्स में भी। तो फोर्स भी जीरो नहीं होता, टॉर्क भी जीरो नहीं होता, किसके केस में, नॉन यूनिफॉर्म के केस में। समझ में आ गया ना क्यों नहीं होता, वो मैंने बताया, क्योंकि ई की वैल्यू डिफरेंट है। यूनिफॉर्म में हर जगह सेम होती है की, और फोर्स क्या होता है क्यू ई की जब डिफरेंट है तो फोर्स भी डिफरेंट आएंगे दोनों जगह, और नेट फोर्स होता है दोनों को जोड़ेंगे सिस्टम के फोर्स को तो वो कुछ अपनी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, देखो अब इधर रख दिया था ऐसे डाइपोल को, वो फोर्स की वजह से ऐसे जा रहा था तो यहाँ से तो वो अपने आप चला जाएगा, टॉर्क लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अगर वो ऐसे है और मैं उस टॉर्क के अगेंस्ट काम करूँ, वो तो इधर जाना चाहता है, मैं उसको धक्के से इधर लेके आऊँ, उसके अगेंस्ट काम करूँ, तब क्या होता है, वर्क डन होता है। तो वर्क डन जो हुआ वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और वो कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी पी ई कोस थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, थीटा 2 का मतलब होता है पहले किस एंगल पे था, यहाँ था, और मान लो मैं इतना लेके आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, पहले कहाँ था फिर कहाँ तक मैंने वर्क किया, भाई इसको कहाँ तक लेके आई। मान लो कि वो स्टार्टिंग में कोस 01 होता है ना, कोस 90, हाँ मान लो कि वो 90 पे था भाई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 एंगल पे था, एक को उसको हटा दो फैक्टर को, इसको कोस 90 कितना होता है, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। मान लो 90 पे था पहले और उसको किसी थीटा एंगल पे लेके आई तो यहाँ थीटा रख दो, ये जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया पी ई कोस थीटा, और कोस है तो किस में खुलता है, डॉट में। ठीक है, कोस है तो डॉट प्रोडक्ट में खुलेगा, और साइन है, साइन किस में खुलता है, क्रॉस प्रोडक्ट में, जैसे ऊपर क्रॉस था ना तो साइन था वहाँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क का फॉर्मूला कर लिया। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है और फ्लक्स क्या होता है। देखो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का मीनिंग अपने आप समझ जाओगे, कोई भी चार्ज फ्लो करता है ना वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है। अगर दोनों का लेवल सेम है तो पानी कहीं से कहीं नहीं जाएगा। अगर पानी का एक साइड लेवल ऊंचा एक साइड नीचा है, पानी हाई लेवल टू लो लेवल जाता है। ठीक है, इसी तरह सेम पोटेंशियल भी हाई पोटेंशियल टू लो चार्ज मूव करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है अभी दोनों पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तभी चार्ज का मोशन होता है। अगर दोनों का लेवल सेम है, पोटेंशियल दोनों पे सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ गया तो चार्ज का मोशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो वी का एक्चुअल में क्या होगा, वर्क यहाँ से यहाँ जाने में कितना वर्क कर रहा है पर यूनिट चार्ज, तो वी का फॉर्मूला होता है W/Q। ठीक है, फ्लक्स होता है कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं पर यूनिट दैट एरिया, भी कोई एरिया है उसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, ये होता है फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के केस में, पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², पॉइंट चार्ज के केस में। और पॉइंट चार्ज के केस में देखो ये किस पे 1/r² पे डिपेंडेंट था ना, तो v किस पे डिपेंड है, r पे, सिर्फ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r रख देना पॉइंट चार्ज के लिए। जो v की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से एक कम चलती है r की पावर, पॉइंट चार्ज के लिए इसकी 2 है इसकी 1 है, डाइपोल के केस में इसकी 3 थी इसकी 2 बनेंगी, देखना कैसे, ये रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें ना एक्जी लाइन पे इक्वेटोरियल पे, वैसे ही हम कॉमन निकाल लेंगे किसी थीटा पे, ये वाले हैं किसी थीटा पे निकाल लेंगे यहाँ। ठीक है, जब ये थीटा 0 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा, जब ये थीटा 90 रखोगे तो यहाँ, तो दोनों पॉइंट के हम ए का रिजल्ट निकाल के थीटा की वैल्यू चेंज करके दोनों की निकाल सकते हैं भी, एक्जिल के भी और इक्वेटोरियल के भी। तो वी का फॉर्मूला क्या बना, P cos θ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, तो यहाँ से v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² की, जब थीटा 0 हो, ये वाला cos 01 होता है, तब थीटा 0 हो, थीटा 0 का मतलब ये वाला थीटा, ये भी यहाँ था ऐसे, इसकी लाइन में आ जाए ऐसे, तो v मैक्सिमम होता है। और जब थीटा 90 हो, ऐसे था ना, 90 का मतलब डाइपोल के साथ ऐसे, तो v वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब एक्जी लाइन पे तो मैक्सिमम v की वैल्यू मिलती है और इक्वेटोरियल पे 0 होती है, ऐसे डाइपोल है ना, तो यहाँ v की वैल्यू 0 मिलेगी भी, ध्यान रखना। ठीक है, ये हमने प्रूव किया अभी। ये भी स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन अगला
क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नाम से ही पता चला है, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब सेम, सरफेस के ऊपर, हर सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम हो। ये सरफेस है, यहाँ भी वी हो, यहाँ भी वी हो, यहाँ भी वी हो, तो डिफरेंस बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस वी जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, जीरो। और वर्क का फॉर्मूला भी अभी हमने किया था, क्या, v क्रॉस क्यू, जब ये जीरो तो वर्क भी जीरो आ गया। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो होता है जहाँ पे v की वैल्यू सेम हो और वर्क डन उसके रिगार्डिंग जीरो आ जाए, ठीक है। तो ये देखो, इक्वी पोटेंशियल इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, जहाँ हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो है सेम हो उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। W की वैल्यू ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, वी बी माइनस वी, चार्ज हमने यूनिट मान रखा है यहाँ पे, वरना तो यहाँ पे चार्ज भी आता है ऐसे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखो, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे आपस में, रख लो उसे, चार्ज क्या फ़र्क पड़ता है, उसे कट के जीरो, तो W की वैल्यू आ गई जीरो, मतलब वर्क डन। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कोई वर्क डन नहीं होता, ठीक है। दिमाग में पुट कर लेना जो पॉइंट बताते जा रही हूँ, लास्ट में निकलेंगे ना पेपर में, फिर फटाफट उनको बाहर लेके आना। देखो क्या लिखा हुआ है, सो नो वर्क इज डन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस टू अदर, एक पॉइंट से दूसरे में ले जाने के लिए कोई भी चार्ज को कोई वर्क नहीं होता भी। और ई परपेंडिकुलर डीएल होता है, पहली बार चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है सरफेस के ऊपर, ठीक है। रिलेशन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ई और वी के बीच में बहुत बार यूज होता है ये फॉर्मूला। क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर, ई इज इक्वल टू होता है वी बाई आर, ऐसे सोच लो, वी बाई एल सोच लो, ठीक है, वी बाई एल इज इक्वल टू ई, यूज होगा ये, हो गया। ओके, नेगेटिव साइन इंडिकेट करे अभी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे इधर है तो उस डायरेक्शन में जाएंगे तो वी की वैल्यू डिक्रीज होती है, डी वी बाई डी आर, ठीक है। तो वी का डब्ल्यू का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, पोटेंशियल इनटू होता है चार्ज, जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, ये तो देखो कई बार है ना, यहाँ पे वी है, पहले से कोई चार्ज है और यहाँ से यहाँ चार्ज लाने में कितना वर्क हुआ, तो इस चार्ज का तो पोटेंशियल यूज होता है, जिस चार्ज को लेके वो मल्टीप्लाई में होता है, फिर वर्क निकलता है, ठीक है। एरिया वेक्टर देखो, एरिया अपने आप में लगता है स्केलर है, बट फिजिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम सोल्व होते हैं, एरिया क्या होता है कि वेक्टर होता है। कैसे, ds की वैल्यू होती है ds एरिया कितना है इंटू में n होता है भी हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। कैसे, जैसे ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर की ऊपर डायरेक्शन मिलेगी, ऐसे लगा लो, ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर ऐसे मिलेगा, ऐसे ले लो तो एरिया वेक्टर ऐसे मिलेगा, ऐसे ले लो तो एरिया वेक्टर ऊपर मिलेगा, ऐसे नीचे ले लो तो एरिया वेक्टर नीचे। कहने का भाव यह जहाँ सरफेस हो उसके परपेंडिकुलर ठीक एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, ध्यान रखना है जिंदगी में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अभी भी मैंने बताया भी था डेफिनेशन, तो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास करें पर यूनिट एरिया, वो होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे ये एरिया था, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करी, अभी ये एरिया ऐसे खड़ा है, ये बड़ा ऐसे खड़ा है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ हुई, ऐसे, एन की भी इधर है, ई की भी इधर है, ठीक है। मान लो कि सेम डायरेक्शन ना हो, ये तो सरफेस एरिया वेक्टर इधर ही हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और अन कैप है उसके बीच में थीटा एंगल है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करें पर यूनिट दैट सरफेस, इंटीग्रेशन लगा दो, क्लोज सरफेस अंदर से कितनी जा रही, ठीक है। तो डॉट किस में खुलता है, कोस में। जब थीटा जीरो हो, जैसे कि ये अन भी वही है, ई भी वही है, थीटा कितना है जीरो, तो वहाँ पे मैक्सिमम लाइन पास हो रही, दिख भी रहा होगा। जब थीटा हो जाए 90 का मतलब होता है सरफेस एरिया इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो, ठीक है, ऐसे है, मान लो सरफेस एरिया इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ अंदर से जा ही नहीं रही, पास बाहर से हो रही, तो थीटा जब मैक्स 90 हो तो फ्लक्स कितनी, जीरो, क्योंकि अंदर से गई ही नहीं कोई, ठीक है। इस तरह फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और समझने के लिए वैसे ही बता रही हूँ भी मैं। अगला देखो, गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू यूनिट एरिया, या एरिया बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज से कितनी पास हो रही है, किसकी इक्वल होती है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होता है यहाँ, चार्ज, ठीक है, क्यू क्या होता है, चार्ज, उसके अंदर चार्ज कितना है, तो फ्लक्स का कितना इनक्लोज चार्ज है पर यूनिट, आप साइन भी ले सकते हो और इसका इससे, तीनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है, ठीक है। फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म, हाँ फील्ड निकालें, अब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले निकालेंगे बहुत सारे हम, ई का अलग अलग केस के, तो ई की वैल्यू निकालनी है, एक लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर हो गई, तो उसके लॉन्ग
स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर है लंबी सी ऐसे, तो पूरी पे चार्ज है, तो एक चार्ज लेंगे नहीं, किसका कंसेप्ट आ गया 1D है, तो चार्ज डेंसिटी लीनियर, और लीनियर में क्या लेते हैं हम लैम्डा, ठीक है। तो ई की वैल्यू होगी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से ई किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर के किसके केस में, लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर के केस में। अब मान लो कि एक स्फेरिकल सेल है, अंदर से खाली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बताओ, अंदर बताओ, ऑन द सरफेस बताओ। तो अंदर तो चार्ज है ही नहीं भाई, अंदर से खाली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता है 0। कब, जब आर की वैल्यू इस आर से लेस हो, मतलब अंदर कहीं भी हो। बाहर होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसी तरह सॉलिड ये वाला के इसका ग्राफ तो ऐसे आएगा कि जब R इज़ लेस देन R है तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, जब R के ऊपर है सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और उससे बड़ी है तो ऐसे जाएगा ग्राफ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी ना, इन्वर्सली कैसे आता है ग्राफ। सॉलिड के केस में इनसाइड का फॉर्मूला होता है R रो बाई 3 एप्सिलॉन, तो मतलब R की होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये देखो डायरेक्टली चल रही, कब, जब कैपिटल R से लेस वैल्यू हो R की। ऑन द सरफेस मैक्सिमम होती है और बाहर सेम ही रिजल्ट देती है, सॉलिड हो चाहे स्फेरिकल सेल हो। आउटसाइड जब बाहर होगा ना, गॉसियन सरफेस लेते हैं, ये वाला है तो गॉसियन सरफेस बाहर लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू सेम होती है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ऐसे आता है फिर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली का, और नीचे की तरफ झुका हुआ गोल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। नेक्स्ट है ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट चार्ज। एक इनफाइनाइट प्लेन सीट है जिसके ऊपर बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो 2D है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लेंगे 2D के केस में, सिग्मा। तो देखो ये है, इसके इधर भी चार्ज है, उधर भी है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इसकी दूसरी साइड भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। इसके इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन इधर होगी, इस वाले के लिए इधर होगी, ठीक है। ये हम गॉसियन सरफेस यूज़ करते हैं ताकि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इंक्लूड हो जाए। तो ये गॉसियन सरफेस ले लिए, इसके अंदर पूरी तरह से चार्ज आ गया, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर वो इधर होगा, इसका इधर होगा, क्योंकि सरफेस के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो दोनों एक दूसरे के 90 फ्लक्स इनके केस में 0 होता है, इनके केस में मिलता है। तो ई की वैल्यू आएगी थिन प्लेन सीट के केस में होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बस याद रखना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मान लो 2 प्लेन सीट हैं, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से लाइन दूर जाती हैं, पॉजिटिव से इसके लिए देखो पॉजिटिव से दूर जाती हैं, दूर जाती हैं, दूर जाती हैं, ऊपर वाली लाइन सिर्फ इसके लिए, पॉजिटिव से दूर जाती हैं, कहीं भी लो, इधर इसके लेफ्ट साइड दूर जाते हैं, मतलब इसके लिए ले रहे हो तो इसके राइट साइड राइट कर दो, लेफ्ट साइड लेफ्ट कर दो, इसके लिए ले रहे हो तो इससे राइट साइड राइट कर दो, लेफ्ट साइड लेफ्ट कर दो। तो ये अपोजिट है, जब चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होएगा, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो गए, सिर्फ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया, कब, जब सेम चार्ज हो। नेगेटिव के लिए भी सेम होता है, और बाहर जुड़ेगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जोड़ोगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बच गया, ठीक है। लास्ट टॉपिक है कैपेसिटर बच जाएगा बस। फिर इसके बाद यहाँ देखो, मान लो अपोजिट चार्ज ले लिया, तो पॉजिटिव के लिए लाइन जाती है बाहर, तो लेफ्ट साइड लोगे ऐसे बाहर जा रही, इसके राइट साइड लोगे ऐसे बाहर जा रही, नेगेटिव की तरफ आते हैं, तरफ, तो ये कैंसिल हो गए। तो जब अपोजिट चार्ज हो, जैसे कैपेसिटर के केस में लेते हैं आप अपोजिट चार्ज, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता भाई कैपेसिटर चार्ज प्लेट के बाहर, आउटसाइड। कैपेसिटर का बच गया भैया, देखो कैपेसिटेंस क्या होता है, जैसे कि कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्यों, क्योंकि सारा चार्ज कंडक्टर की प्रॉपर्टी है भी, सारा चार्ज वो कहाँ चला जाएगा सरफेस पे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। और वी क्या होता है पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट होती है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, ठीक है भाई, चार्ज है, पोटेंशियल जितना दोगे उतना ही चार्ज बनेगा। डायरेक्टली साइन हटाने के लिए C यूज़ करते हैं, और C क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर जाएगा Q बाई V, ठीक है। तो याद रख लेना भी ये फॉर्मूला, C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यूनिट होती है इसकी फैराड, ठीक है। कैपेसिटर निकालें आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के केस में, तो V की वैल्यू क्या होती है उसके केस में, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, स्फेरिकल केस में तो C का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, Q बाई V का ये वाला यहाँ रखोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गई, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं,
देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक प्लेट होती है जिसपे ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव। कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। कैपेसिटर की स्पेशल मैं एक वीडियो डाल चुकी जिसके ऊपर मैंने इसकी पूरी वर्किंग बताई थी। एक्चुअल में हम जो चार्ज स्टोर मान रहे हैं, एनर्जी स्टोर होते हैं इन इलेक्ट्रिक फॉर्म में, चार्ज स्टोर होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, पूरा वीडियो बना रखा है भाई। जिसने पूरी तरह से इसको सीखना ना वो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें भाई, ठीक है। कैपेसिटर की जो मैंने स्पेशल बनाई थी, सिर्फ उसके अंदर कैपेसिटर बता रही हूँ भाई मैं। चार्ज एक्चुअल में कैसे स्टोर हो रहे हैं, बोल रहे हैं हम एनर्जी स्टोर हो रही है इलेक्ट्रिक फॉर्म में। कहाँ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कैसे चार्ज, क्या बीच में तो दोनों प्लेट के बीच में एयर होता है, तो क्या चार्ज ऐसे जंप करते हैं या बाहर से घूम के आते हैं, सब कुछ मैंने वहाँ एक्सप्लेन कर रखा है, उसको एक बार जरूर देख लेना। तो पैरेलल प्लेट हैं ये दोनों। तो इसके रिगार्डिंग जो सी कैपेसिटेंस होता है कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ए होता है एरिया, तो कैपेसिटर की प्लेट का एरिया ज़्यादा है उतना ही इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है चार्ज को स्टोर करने की भी। बड़ा एरिया है तो ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। डी होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, सेपरेशन। तो डी जितना ज़्यादा होगा या जितने पास होंगे उतना ही कैपेसिटेंस ज़्यादा स्टोर होगा। दूर दूर होंगे तो कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। फिर ये इनका प्रूफ तो करने की ज़रूरत नहीं है, फिर कई बार पूछ लेते हैं, डाल दें। दो ही फॉर्मूले हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल का मतलब होता है एक नेगेटिव स्फेरिकल ऐसे लें और बाहर पॉजिटिव, क्योंकि कैपेसिटर बनता कैसे, एक चार्ज पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, तो इसके एक तो नेगेटिव ले लेते हैं और बाहर वाली पॉजिटिव। तो एक स्फेरिकल फॉर्म में ऐसे सिलेंड्रिकल में सिलेंड्रिकल लें, एक अंदर बाहर मान लो नेगेटिव है तो बाहर वाली पॉजिटिव होगी। तो स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बनाए जाते हैं। तो उनके रिगार्डिंग जो कैपेसिटिविटी होती है, इनकी कैपेसिटेंस होती है स्टोर करने की, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अंदर वाले की रेडियस आर ए आर बी डिवाइडेड बाई बाहर वाले की आर बी है, आर बी माइनस आर ए। इसके रिगार्डिंग होती है सी इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग ऑफ ई आर बी बाई आर ए, ठीक है। रेजिस्टेंस से उल्टे होते हैं। बहुत सारे रेजिस्टेंस को हम सीरीज में ऐड करें और पैरेलल में ऐड करें, 10th क्लास में आ जाता है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 सीधा ही जोड़ देते हैं। कैपेसिटेंस सीरीज में उल्टे ऐड होते हैं उससे। वो जिस तरह पैरेलल में फॉर्मूला होता है ना, यहाँ इसका सीरीज में है, वहाँ उनका सीरीज में, यहाँ उन कैपेसिटर का पैरेलल में। तो याद रख लेना, याद रखने के लिए बता रही हूँ कि रेजिस्टेंस से जो फॉर्मूला था सीरीज में और पैरेलल में जोड़ने का, वो उससे उल्टा होता है इसके केस में, कैपेसिटर के केस में। देखो सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज के अंदर क्या होता है, सीरीज में देखो, सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो ये सीरीज में तो सबका पोटेंशियल अलग है बट चार्ज सबका सेम है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। यहाँ देखो पैरेलल में तो वी सबका सेम है, इसके लिए वी है, इसके लिए वी है, इसके लिए वी है, जबकि चार्ज सबका अलग है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे इनको प्रूव किया गया था, ये रिजल्ट निकाले गए थे। तो बस इतना ध्यान रखना, रेजिस्टेंस सीरीज में जैसे जुड़ता है वो ये पैरेलल में जुड़ता है। रेजिस्टेंस जिस तरह से पैरेलल में जुड़ता है ये सीरीज में जुड़ता है, ठीक है। एनर्जी स्टोर, जैसे कि हम बता रहे थे ना अभी, चार्ज हैं, चार्ज स्टोर होते हैं, फिर उसकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फॉर्म में। तो कितनी होती है उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/2 CV²। अब C का फॉर्मूला अभी हमने सीखा था Q/V, यहाँ पुट करोगे एक और फॉर्मूला बन गया C का। अब C पुट करे, अब की बार V पुट कर दो, तो V पुट करोगे तो एक फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले बन गए। जो जिसकी भी वो दे रखा हो ना, मतलब वैल्यू दे रखी हो, उसके हिसाब से तीनों में से कोई फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तीनों ही एनर्जी के स्टोर के फॉर्मूले हैं, बट जो डाटा गिवन है उसके हिसाब से कौन सा यूज़ करना है। अब अगले ने क्यू भी दी तो ये थोड़ी यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। बस भाई 2 ही पेज हो रहा है, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल PYQ करेंगे। देखो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, ये करें। अभी कैपेसिटर की 2 प्लेट थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उनके बीच में कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें तो इसकी कैपेसिटिविटी पहले वाले से बढ़ेगी घटेगी। तो बता देती हूँ, इसके अंदर चाहें तो कंडक्टिंग स्लैब लगाओ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाओ, तो कैपेसिटिविटी पहले से बढ़ जाती है कैपेसिटेंस की। जैसे ये कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता है नहीं, जीरो होता है। तो जो हमने इंट्रोड्यूस किया अंदर, उसकी मान लो थिकनेस T है और दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन D लेते हैं। तो पहले जब इसको इंट्रोड्यूस नहीं की थी, इसको अंदर नहीं रखी थी, तो कितना होता है C की वैल्यू अपने पास, अब एप्सिलॉन नॉट A/D। अब कितनी होगी, C इज इक्वल टू C नॉट पहले वाली डिवाइडेड बाई 1 माइनस T/D। T किसकी है, इसकी थिकनेस, D इसकी। फॉर्मूला याद रख लेना भाई, क्वेश्चन आए भाई, C इज इक्वल टू C नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस T/D, ठीक है। तो ये
बढ़ गया इंट्रोड्यूस करने से, उसका कैपेसिटेंस कैपेसिटिविटी वो, ठीक है। अगला कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें, देखो डाइलेक्ट्रिक, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट बनेगा, क्योंकि ये देखो ड्यू टू इंडक्शन पड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ नेगेटिव क्रिएट होता है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ था, इसका ऊपर की तरफ बनेगा, नेट दोनों का माइनस हो जाएगा। बाहर वाले की कैपेसिटर प्लेट का डिस्टेंस डी लेते हैं, अंदर वाले का स्मॉल टी लेते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब की बार भी बढ़ गया देखो, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ था भाई, अगर C सेम रखना में, देखो अंदर रखोगे, डाल दिया ये, चाहे कंडक्टिंग स्लैब हो चाहे डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो, अंदर रखने से उसका कैपेसिटेंस की बढ़ गया, और मैं कह रही हूँ मुझे C सेम रखना है, तो इन प्लेट को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा भाई, दूर करना पड़ेगा। तो देखो अगर C सेम रखना है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की वजह से C इंक्रीज हो जाता है, तो दोनों प्लेट की डिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी, और वो डिस्टेंस कितनी बढ़ाओगे, पहले D थी, मान लो D डैश कर दी, तो कितनी बढ़ाई, D डैश में से D घटा दो, जो इंक्रीज हुई डिस्टेंस वो आ जाएगी, जिसका फॉर्मूला होता है नीचे वाला उठा लो बस, क्या T इंटू 1 माइनस 1 बाई के, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगी, वहाँ ध्यान रख लेना है, ठीक है। हाँ, ये मैंने क्वेश्चंस लिख रखे थे, किस तरह से लाइन लगी हुई है 5-5 क्वेश्चन की, 24-25 में भी, 23 में 5, इसमें 3-2, इस तरह से, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा और रह गया, देखो पॉइंट चार्ज सेंटर पे हो तो फ्लक्स किसी सरफेस से, भाई पॉइंट चार्ज बीच में है तो किसी भी सरफेस से फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट सॉलिड एंगल बाई 4 पाई। तो सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं, ये वाला सॉलिड एंगल, तो यूनिट रखते हैं साइन थीटा डी फाई, ये तो यूनिट कोई प्रॉपर मैंने उसकी रख के देख रखी है, बाकी तो फाई की जैसे 0 to 2 पाई होती है और थीटा की 0 to पाई की लेते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन की रखी हुई, बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, मैं कह रही हूँ फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट सॉलिड एंगल बाई 4 पाई, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए देखो रेडियस आर तक इनक्लोज एनर्जी, भी कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस आर तक इनक्लोज टोटल एनर्जी होती है यू टोटल इंटू में 1 माइनस आर बाई आर। ये आर है कि ये तो मेन आर हो गया, ये वाला आर, और मुझे यहाँ एनर्जी चाहिए, तो इस आर की वैल्यू भी मैं ही कहूँ कि मुझे टोटल एनर्जी इसकी है 30 जूल और मुझे हाफ एनर्जी चाहिए, भी वैसी वैल्यू बताओ आर की जहाँ पे इसकी एनर्जी हाफ हो जाए, तो टोटल कितनी थी, यहाँ 30 रख दो, हाफ का मतलब यहाँ 15 रख दो, कट हो गए, तो इस आर की वैल्यू निकाल लो इस आर के कंपेरिजन में, ये तो आर मिलेगा ही तुम्हें। मैं कह रही हूँ मुझे ऐसी बताओ आर की वैल्यू कहाँ आएगा, ऐसा आर की वैल्यू कि टोटल एनर्जी की 1/3 हो जाए, ठीक है। तो ये आर होता है जो बाहर है, बाहर एनर्जी इसका डिस्ट्रीब्यूट होती है, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बाहर ही होती है, बाहर पर डिस्टेंस दूर दूर तक जाते जाएंगे ना तो एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। तो देखो आर बताओ जहाँ एनर्जी टोटल की हाफ हो जाए, तो क्या करोगे, हाफ का मतलब टोटल यूटी था, तो इसकी हाफ मतलब यूटी बाई 2, तो इसको इससे कटोगे तो आर की वैल्यू होगी 2r। इसका मतलब जो रेडियस थी स्फीयर की उसकी डबल, उसकी उतनी डबल डिस्टेंस पे आर आएगा, वहाँ पे एनर्जी हाफ हो जाएगी भी, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना 1 माइनस आर बाई आर, ठीक है। बस सिंगल पेज और बचिएगा, मुश्किल नहीं है ना ज़्यादा, और क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बोर भी नहीं लगेगी देखना। फाइंड वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन निकालना है, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स कितना होता है क्यू ई, तो क्यू ई डी एस बस, ठीक है। हाँ, ये प्रॉपर्टी और देख लो भाई, ग्राउंडिंग इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट होती है, जैसे कि ये है इनफाइनाइट सीट है और ग्राउंड कर रखी है, ठीक है। तो इसके लिए डी डिस्टेंस पे चार्ज है, फोर्स निकालना है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है भी ग्राउंडिंग इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट की कि ये अपनी दूसरी साइड यहाँ चार्ज क्यू है, तो यहाँ अपोजिट चार्ज माइनस क्यू एक इमेजिनरी चार्ज, देखो यूज मेथड ऑफ इमेज का लेते हैं, इमेजिनरी चार्ज रखते हैं यहाँ पर, इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव है, अपोजिट चार्ज आएगा, ये नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, तो ऑलवेज टुवर्ड द प्लेट फोर्स लगता है। तो अब तो लगा दोगे Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये आर स्क्वायर, आर कितने डी है तो 2d डिस्टेंस होगी। देखो सीट को x इज इक्वल टू 0 प्लेन पे मान लो, एक चार्ज Q है, ये सीट के डिस्टेंस पे d पे रखा हुआ है, तो कंडक्टर के इफेक्ट को ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे सीट की दूसरी तरफ डिस्टेंस d पे कोई नेगेटिव चार्ज लगा है, ऐसे इमेजिनरी चार्ज, जिसके दोनों के बीच में फॉर्मूला लगेगा Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर हो गया बाई 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस d उधर है d इधर है, तो 2d स्क्वायर। डायरेक्शन हमेशा सीट की तरफ होती है, हमेशा टुवर्ड द सीट होगी, अट्रैक्टिव होगा हमेशा। ग्राउंड
कंडक्टिंग सीट का पोटेंशियल जीरो होता है, आउटर इलेक्ट्रिक इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो ये फोर्स बन गया भाई। इसको खोलोगे 2 2 जा 4 तो 16 आ जाएगा। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट और लिख रखा है मैं नीचे। एक होता है आइसोलेटेड स्फीयर, बार बार क्वेश्चन में आएगा ये। आइसोलेटेड का मतलब होता है जो किसी से कनेक्ट ना हो, किसी वायर से, अर्थ से, किसी अदर स्फीयर से कनेक्ट ना हो, तो उसके ऊपर जो चार्ज क्यू है तो उसका जो पोटेंशियल होता है, चाहे वो सरफेस पे निकालो चाहे वो सेंटर पे, सेम होता है क्या, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, जो फॉर्मूला मैंने बताया था। हाँ, एक होता है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो कंडक्टिंग का मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो स्फीयर सरफेस पे तो इतना ही होता है जो इसका था, और अंदर की तरफ हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो V की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और सेंटर पे होगा 3/2 KQ/r, मतलब सेंटर पे होगा वो 3/2 टाइम्स होगा किसके, सरफेस वाले के। ये याद रख लेना बस। ठीक है, बस अब करेंगे भी क्वेश्चंस बारी बारी से। 5 क्वेश्चन जस्ट पहले वाले में आए हुए थे, सबसे पहले उनका ही सॉल्यूशन करेंगे। इसकी मैं डाल दूंगी PDF जो नोट्स थे टेलीग्राम को, जिन्होंने फॉलो नहीं किया अभी फॉलो कर लेना उसको। और कमेंट करने में थोड़ी सी कोताही करते हैं भी कुछ बच्चे, जब इतना पढ़ते हो, इतना पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, तो कमेंट का तो हक बनता ही है भाई। वीडियो को लाइक भी करना चाहिए। ओहो, इसमें वो निकाल लेते हैं जो मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं 2024-25 वाले में। लास्ट का क्वेश्चन इसी का है, बिल्कुल लास्ट से शुरुआत इधर से ही करेंगे। देखो कैसे, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब होता है जहाँ लाइंस हैं बिल्कुल सेम गैप से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक्सपीरियंस डाइपोल रख दिया, तो उसके ऊपर नो नेट फोर्स, फोर्स जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा। मैंने बताया ना, एक जगह फोर्स था क्यू ई, एक जगह था -q, दोनों को जोड़ोगे जीरो, तो फोर्स जीरो सही बोल रहा है। नॉन जीरो टॉर्क, टॉर्क क्या था, P क्रॉस E, नॉन, दोनों सही है। कौन सा ऑप्शन आएगा, बोथ A एंड B आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 144 का भी। ठीक है, 144, ये देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, चार्ज डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, डिस्क होता अंदर से भरी हुई हो, विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा, पूरे पे चार्ज है और डेंसिटी सिग्मा ले ली उसकी, 2D है ना, सिग्मा, रेडियस उसकी R है डिस्क की, एट ए हाइट Z हाइट पे, जैसे मैं इधर लिख देती हूँ, ये कोई डिस्क थी अंदर से ऐसे भरी है, इसका रेडियस तो दे रखा R, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस Z पे, यहाँ पे सेंटर से जो Z डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यहाँ पे V की वैल्यू निकालनी है, और इसके लिए जो चार्ज डेंसिटी हो सिग्मा दे रखी। सोच के देखो कैसे निकालोगे, V की वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला होता है, खुद सोचो एक बार। देखो V का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, V के लिए Q/4πε0r, बस इतना सा बताया था फॉर्मूला, Q/4πε0r। R कौन सा होता है, ये डिस्टेंस यहाँ निकालनी है, तो अब इसके ऊपर पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, हम कौन सा चार्ज लें, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, तो ये कह रहा है ऐसे बात नहीं बनेगी, पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो पूरा एक डिस्क होता है, वो एक रिंग, फिर रिंग लगाई, फिर रिंग लगाई, बड़े रेडियस की रिंग लगाई, फिर रिंग लगाई, ऐसे रिंग रिंग को हम ऐड करते जाते हैं, तो क्या बन जाती है एक डिस्क। उसी तरह मैं एक रिंग को उठा लेती हूँ भाई, जिसका रेडियस R ले लो, जिसका थिकनेस dr ले लो, और ये रिंग वेरी कर रही है, पहले 0 से चली थी रिंग, मतलब 0 से चलेगी, और कहाँ तक, इसका रेडियस R है ना, तो सबसे आउटर जो रिंग होगी वो कितनी रेडियस की होगी, R की, बस ये समझ लो। तो इंटीग्रेशन कर देंगे, एक रिंग उठा ली हमने, यहाँ उठा लो, एक रिंग उठा ली ऐसे, जिसका ये डिस्टेंस R है, थिकनेस dr है, ये डिस्टेंस जहाँ में निकालना Z है, तो ये वाला चार्ज रिंग के ऊपर बीच में तो खाली खोखला होता है, तो ये लेंगे हम, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, Z² प्लस में R² का रूट। बस अब फॉर्मूले में लगा दें, बट फॉर्मूले में तो चार्ज चाहिएगा, हमारे पास है चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज का फॉर्मूला हो गया सिग्मा इंटू में एरिया, सिग्मा इंटू में एरिया, तो DQ की फॉर्म में लेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल चार्ज के लिए, तो टोटल चार्ज इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब छोटे छोटे चार्ज को मिलाओगे तो पूरा चार्ज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा तो सिग्मा ही दे रखा है। अच्छा, एरिया, इसका एरिया क्या होता है πr², और उसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2πr dr, ऐसे ही बनेगा 2πr dr। ठीक है, तो ये आ गया भाई चार्ज। ऐसे ही बनेगा,
टू पाई आर डी आर। अब इसका इंटीग्रेशन करना था, मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में लो। देखो एरिया क्या होता है, टू पाई आर डी आर लेंगे तो बट इसका एक बच्चे ने ये डाउट भी रखा था भाई, जैसे उधर वो था स्फीयर का केस था तो मैंने ऐसे ले दिया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर और वॉल्यूम लेना था तो उसने पूछा कि वॉल्यूम तो नहीं लिया। देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 4 पाई आर की पावर 3/3 तो ये वॉल्यूम ही आ गया इंटीग्रेशन के बाद 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है वॉल्यूम। तो यहाँ एरिया आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन करो 2 पाई आर का आर स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, पाई आर स्क्वायर एरिया आ गया ना। पाई आर स्क्वायर एरिया किसका होता है, रिंग का, तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में लो, इसका एरिया वहीं आता है। ठीक है, अब पुट करो वी की वैल्यू। वी की वैल्यू क्या होता है, ऊपर चार्ज रखो सिग्मा 2 पाई आर डी आर, इंटीग्रेशन की फॉर्म में लेंगे डिवाइडेड बाई 4 पाई अब सेल नोट है, और ये वाली आर कितनी है, रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये वाली इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले। अब ये कह रहा है अभी ये सॉल्यूशन बन नहीं रहा है, इसका लेट कर लो कि जो आर स्क्वायर है ये वाला अंदर वाला जेड स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, उसकी यू मान लो वैल्यू, तो इसका इंटीग्रेशन करो, ये तो कांस्टेंट आई तो इसका बन जाएगा 2r dr इज इक्वल टू du। तो यहाँ देखो 2r dr, तो इधर सिग्मा और 2r dr, सिग्मा पाई बाहर लो तो क्या देखो सिग्मा पाई बाहर लो 2r dr किसकी वैल्यू रख दो du की, नीचे कौन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर ले लो कांस्टेंट है, तो अंदर इसकी जगह हमने u मानी तो u का रूट। हाँ अब इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, तो सिग्मा पाई बाई 4 पाई अब सेल नोट है, और रूट की वैल्यू इसकी वैल्यू 1/2 होती है, ऊपर जाएगा -1/2 और इंटीग्रेशन में एक पावर जुड़ जाती है तो u की वैल्यू 1/2 हो जाएगी ना, 1/2 का मतलब रूट है, और नीचे 1/2 लिखोगे तो 1 बाई भाई पावर क्या होगी 1/2 और नीचे 1/2, वो 2 ऊपर नहीं जाएगा क्या, हाँ ऐसे। ठीक है, तो v की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 से 2 काट दो, पाई से पाई काट दो, तो सिग्मा बाई 2 अब साइल नोट है, और इसकी वैल्यू u किसकी जगह लेट किया था हमने ही रहा, तो जेड स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का रूट है, और लिमिट कहाँ से कहाँ बोली थी मैंने 0 to r, तो v की वैल्यू आ गई भाई सिग्मा बाई 2 अब साइल नोट है, और जेड स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर अपर लिमिट है, माइनस में लोअर लिमिट इसकी जगह रखोगे जेड स्क्वायर का रूट, सिर्फ जेड बचेगा, ये आंसर आ गया। सिर्फ फॉर्मूला लगाया भाई, ये थोड़ा सा धीरे में से ही समझाने के लिए, एक एक चीज़ को क्लियर करने के लिए। ठीक है, देखो क्या लिया, फॉर्मूला होता है v का q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, q अपने पास नहीं है तो अपने पास यहाँ फॉर्मूला बनेगा q इज इक्वल टू सिग्मा है, सिग्मा है, एरिया इसका 2 पाई आर डी आर लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, चार्ज की जगह ये चार्ज रख दो, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, r की जगह इसका डिस्टेंस ले लो r, तो हमने एक रिंग मानी कहाँ तक, कहाँ जा रही है 0 to r, इंटीग्रेशन कर देंगे डिस्क बन जाएगी, उसके बाद में तो हमने जस्ट एक कैलकुलेशन की है, और इसका आंसर मैं दिखा देती हूँ, ये बड़ा मैच हो गया भाई, बिल्कुल सेम आंसर आया अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 इसी का भाई, 134 ये है। ठीक है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेंटेन एट ए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, व्हेन 3 mm थिकनेस स्लैब इंट्रोड्यूस, जो टी की वैल्यू ना उसके अंदर स्लैब डालते हैं ये वाली, इसकी थिकनेस टी होती है, इसकी वैल्यू दे रखी है भी 3 mm। ठीक है, स्लैब इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखनी है भाई, सी की वैल्यू सेम रखनी है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट टू बी इंक्रीज करनी पड़ेगी, डिस्टेंस में बताया था, और कितनी इंक्रीज कर दी वो 2.4 mm, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू बताओ, तो डिस्टेंस जो इंक्रीज की उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने यहाँ पे, यहाँ क्या था टी माइनस टी डैश का जो फॉर्मूला था वो यहाँ की वैल्यू क्या थी, टी माइनस टी डैश इनटू में टी माइनस नहीं डी थी ना पहले, तो डी थी फिर डी डैश बना दी, तो इज इक्वल टू टी तो थिकनेस थी 1 - 1 बाई आर, ये बड़ा फॉर्मूला लगता था। इंक्रीज कितनी लेंथ करेंगे भाई, डाइलेक्ट्रिक स्लैब कर दी, कैपेसिटी बढ़ गई, वी इसने सेम रखा है, मतलब सी को सेम रखो तो उसकी लेंथ को जो प्लेट है उसको थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा, तो कितनी इंक्रीज, पहले डी थी थोड़ी सी डी डैश पे ले गए, तो डिफरेंस कितना है, किसके इक्वल आएगा टी इंटू 1 - 1 बाई आर, फॉर्मूला मैंने बताया उधर, इसकी वैल्यू दे रखी, कितनी उसने बढ़ाई 2.4 mm, टी थिकनेस अभी मैंने लिखी भी थी, यहाँ कितनी दे रखी है 3 mm, इंटू 1 - 1 बाई के होता है, यहाँ आर नहीं होता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी तो वैल्यू ही निकालनी है अपने को, ये इधर जाएगा, अब इसको खोल लो, 2.4 इज इक्वल टू में 3 को इधर ही ले जाओ, चाहिए 3 को इधर ले जाओ, तो यहाँ बच गई इंटू 1/1 माइनस के, तो ये काट दो, 3 × 7 = 3 × 8 = 24, 0.8 1/1 बाई इसकी। ठीक है, तो 1/k को इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाए, इसको इधर ले आओ, तो ये बच गया 0.2, तो k की वैल्यू आ गई 1/, अब k तो नीचे है, उधर ले जाओगे प्लस में हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो 10/2,
के की वैल्यू 5 आ गई भाई, देख लो सिर्फ फॉर्मूले में पुट करते ही कैलकुलेशन था, के की वैल्यू होगी 5। ठीक है, इस तरह से बड़े आसान है क्वेश्चन, थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, पहले पूरे चैप्टर को पढ़ोगे, अच्छे से सुनोगे, समझोगे, नोट्स बनाओगे, फिर दिमाग लगाओगे, फिर क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ध्यान से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी होती है, फिर उसको सोचना होता है क्या दिया गया, क्या हमसे पूछा है। इसी पेपर में है 104। ठीक है, 104 ये रहा। ए लॉन्ग सिलेंडर, सिलेंडर की बात करें जिसकी चार्ज डेंसिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू, चार्ज डेंसिटी दे रखी है आर की फॉर्म में। द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड द सिलेंडर, भाई ई की वैल्यू पूछी है बस। देखो चार्ज डेंसिटी दे रखी है अल्फा आर, और ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, सिलेंडर के लिए, तो ई की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो ई की वैल्यू का फॉर्मूला घोंसला लगा दो, क्या होता है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बस। तो ई और सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का एरिया कितना होता है, सिलेंडर का एरिया 2 पाई आर एच ना, 2 पाई आर एच। क्यू चार्ज को डेंसिटी की फॉर्म में लिखो, डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज हो जाएगा डेंसिटी इंटू में एरिया, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, डेंसिटी कितनी है अल्फा आर, और एरिया सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का एरिया। एक बात बताओ मुझे, ये रो तो डेंसिटी 3D की ले रखी, तो एरिया क्यों लेंगे, वॉल्यूम लेंगे फिर, तो यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, बट हम वॉल्यूम नहीं लेंगे क्योंकि हम तो इंटीग्रेशन करें, तो एरिया रखेंगे यहाँ, तो 2 पाई आर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच ना, 2 पाई आर एच, बस। और इंटू में डी आर ले दो, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। देखो मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया भाई, यहाँ अगर पहले वॉल्यूम रखोगे तो इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो, यहाँ एरिया लो और इसका इंटीग्रेशन करके देखो, इसकी वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच ही आएगी, और वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, उतना ही रहा है मतलब है। ठीक है, बस अब इसकी वैल्यू निकाल लो, कितनी वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन कर दो 2 पाई अल्फा एच कॉन्स्टेंट, एच तो कॉन्स्टेंट हाइट, आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आर क्यूब बाई 3, और कहाँ से कहाँ है आर, 0 टू कैपिटल आर ले लो। ठीक है, कैपिटल नहीं स्मॉल आर ही दे रखी है, तो इसकी वैल्यू देखो 2 पाई अल्फा एच आर की पावर 3 बाई 3, ये आ गया बस 1 नंबर इक्वेशन। जो अपनी मेन इक्वेशन थी इसमें पुट करो, क्या 1 मिनट पेज दूसरा ले लूँ, नहीं तो तुम पहले ही कंफ्यूज हो जाओगे। देखो अपने पास मेन फार्मूला था ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका लिया हमने ई इंटू में 2 पाई आर एच, एरिया होता है 2 पाई आर एच सिलेंडर का, क्यू की वैल्यू कितनी है अपनी 2 पाई आर एच आर की पावर 3 बाई 3, नीचे है एप्सिलॉन नॉट। हमें पहुंचना है इस ई तक, तो ई की वैल्यू आ जाएगी, ये सारे इसके नीचे आ जाएंगे 2 पाई आर एच आर की पावर 3 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 पाई आर एच। तो देखो 2 पाई, ये इंटीग्रेशन सही किया है क्या हमने, देख लेना भाई गलती ना हो। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो 3 1/3 एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, एक आर ये है ना, एक आर से एक आर कैंसिल, तो इसका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई आर की पावर, ये आर मुझे गड़बड़ लग रही है, आर कहाँ से आ गया, ये आर नहीं आएगा क्योंकि ये कंबाइन आर है वैसे, तो यहाँ 2 पावर बचेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अल्फ़ा कहाँ गया इसका, ये अल्फ़ा, इसके साथ अल्फ़ा, तो यहाँ अल्फ़ा, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। बस गॉस थ्योरम लगाई, ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू डेंसिटी दे रखी, क्यू बड़ी आसानी से निकाल लोगे, डी एस मतलब होता है एरिया, तो इसका आंसर दिखा देती हूँ भाई 1/3 एप्सिलॉन नॉट है, अल्फ़ा और आर स्क्वायर रेडियल डायरेक्शन में बस। ठीक है, तो इस सेम पेपर के 4 क्वेश्चन हो चुके, 101 है लास्ट क्वेश्चन, 5 दे रखे थे इसमें, देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे। ठीक है, इक्वल टू, ये इतना न्यूटन दे रखा है, इतना न्यूटन मतलब उसमें फोर्स दे रखा है, देखो फोर्स दे रखा है 3.7 10 टू द पावर -9 न्यूटन।
वहन द डिस्टेंस बिटवीन टू, दोनों के बीच में आर दे रखा है 5 अंगस्टन, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन आर, देखो तुम सोच रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू कहाँ से निकाले, इससे तो हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स का, क्या फोर्स का फॉर्मूला होता है V1/4 एप्सिलॉन नॉट है, Q1 Q2 मतलब सेम चार्ज है तो Q²/R², ये होता है फॉर्मूला तो, ठीक है। सोच रहे हो एन कहाँ से आ गया, तो मैंने फर्स्ट ही बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है Q = N, तो N होता है Q/E, E एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो Q निकाल लो, यहाँ से Q निकाल लो, यहाँ पुट करते हैं N निकाल लेंगे, तो Q कैसे निकालेंगे, देखो फोर्स की वैल्यू रखो कितनी है 3.7 10⁻⁻19, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, Q की तो निकालनी है, R² R दे रखी है 5 अंगस्टन की वैल्यू होती है 10⁻10 का स्क्वायर, तो यहाँ इनको इधर ले जाओ और इसको रख लो Q², ठीक है। सोल्व खुद कर लेना, मैंने करके देखा भाई बिल्कुल इसका आंसर एग्जैक्ट मैच होता है। Q की वैल्यू आएगी 10.2, बिल्कुल लाइन लिख देती हूँ मैं, और यहाँ आएगा 19 दूनी 38 39 आएगा शायद, तो जब बाहर निकालोगे अप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा, 9 का 3 निकलता ना है तो 3.2 तक निकलेगा 10⁻⁻19, ये आगे चार्ज की वैल्यू, यहाँ पुट कर दो, एन के लिए ऊपर रखोगे चार्ज 3.2 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19, इससे कट जाएगी पूरा 2 पे जाएगा, तो एन की वैल्यू 2 आ गई बस, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया ये वाला, बाकी तो कुलाम लॉ का फॉर्मूला था, तो इसकी एन की वैल्यू 2 है, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, तो एक पेपर ऐसे पूरा होता है अभी हमारा, इसे जस्ट पहला 2023 का उठाएंगे, 122 का क्वेश्चन अभी है। ये आइसोलेटेड आ गया ना, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर होता है जो किसी से कनेक्ट ना हो, और जिसका रेडियस ये दे रखा है, हैज ए चार्ज उस पे है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस R0 ऑफ द इमेजिनरी स्फेरिकल स्फीयर, जहाँ पे हाफ हो जाए, हाफ स्टोर, ये कह रहा है आर की वो वैल्यू बताओ जहाँ पे जो एनर्जी दे रखी ना उसकी हाफ हो जाए, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था एनर्जी का, एनर्जी टोटल इंटू 1 - R/R, तो हाफ मतलब ये UT टोटल थी तो UT/2 हाफ हो जाए, यहाँ UT है 1 - R/R, इससे कट जाएगा, तो 1/2 = 1 - R/R, तो यहाँ से R/R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर जाओगा 1 - 1/2 मतलब 1/2, तो R की वैल्यू आ गई 2R, तो डिस्टेंस R रेडियस थी उसकी डबल पे, उसकी डबल डिस्टेंस पे जाओगे, वहाँ जो एनर्जी है उसकी हाफ मिलेगी भी, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अगला है 130 का, इसमें 130 ईरा, ए 25 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड एट द ओरिजिन पे रखा हुआ भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछिए थ्रू द पोर्शन बाउंडेड बाई थीटा वेरी करे 0 से पाई और फाई वेरी करे 0 से पाई/2, ठीक है। स्फीयर रेडियस ये दे रखी है, तो देखो जो थीटा होता ना वो तो बताता हमें लेंथ, तो पूरा थीटा होता है 2 पाई का, तो 0 to पाई का मतलब ये वाली लेंथ, मतलब ऐसे लगा लो एक पूरा तरबूज था उसको हाफ काट दिया ऐसे, और फाई बताता हमें गिरी, जैसे पाई/2 है, पाई/2 तो हाफ तरबूज को बीच से काट दो ऐसे पाई/2 पे, तो मतलब एक पूरे तरबूज का 1/4 हिस्सा आ गया अभी फ्लक्स, तो इसने टोटल चार्ज बताया, फ्लक्स का फॉर्मूला था चार्ज पर यूनिट Q/ε0 है, तो Q इसने दे रखा है 25 माइक्रोकूलम, तो इसका 4th टाइम निकाल दो बस, कितना आएगा 6.25, ऐसे भी निकाल सकते हो, समझो थीटा बताता है लेंथ और ये गिरी वाला हिस्सा, तो ये तो पाई है मतलब आधा तरबूज काट दिया, फाई ने बताया कि आधे में से भी ना जो गिरी 1/4 हिस्सा बस 90 एंगल पे लो, और इसको उससे भी कर सकते हो भाई फॉर्मूले से भी, कैसे फॉर्मूला मैंने बताया था फाई का क्या होता है Q/4πε0 और सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं, सॉलिड एंगल इंटीग्रेशन करते हैं sin थीटा d थीटा d फाई, ठीक है। थीटा की क्या दे रखी है लिमिट 0 to थीटा वेरी करे पाई तक, और वो 0 to पाई/2, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, ये क्या रखोगे 0 to पाई, और फाई का होता है डी फाई का बन जाएगा फाई पाई/2, तो ये कोस पाई -1 और कोस 0 -1 -2, और पहले से माइनस हो तो ये बन जाएगा 2, और ये पाई/2 रखोगे तो पाई/2, इसकी वैल्यू होगी पाई, तो यहाँ फाई की रख दो Q/4πε0 इंटू में सॉलिड एंगल की वैल्यू पाई आई, तो पाई से पाई कट गया, तो आ गया Q/4 Q/4 एप्सिलॉन, ठीक है। मतलब जो चार्ज है उसका 4 टाइम आ गया,
चार्ज है उसका 4 टाइम आ गया, तो वही हमने 4 टाइम किया था, ठीक है। क्योंकि इसने देखो अब साइलेंट का कोई रोल नहीं रखा, तो बस चार्ज का यूनिटी देख लो यहाँ से, जो आंसर पूछा है माइक्रो कूलाम में पूछा है, तो बस इसने फ्लक्स ना पूछ के आज चार्ज ही पूछा है, तो पहले वाले चार्ज का 4th टाइम हो जाएगा, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो बस, ठीक है। 130 के बाद है अभी 131 का जस्ट अगला क्वेश्चन ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन करके भी देखना अच्छा लगेगा। कैसे 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज है भाई Q1 Q2, ये बड़ी वैल्यू दे रखी है, एक x बराबर 0 पे है और एक यहाँ, दूसरा x 0 y 0 कैसे है, एक नया पेज ले लेती हूँ, साथ साथ लिखूंगी ना। देखो 2 चार्ज हैं ऐसे, एक तो कहाँ रखा हुआ है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू ये, मतलब x 0 ये और y यहाँ, मतलब यहाँ रखा हुआ है, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.3, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q1। दूसरा x 0 और y नेगेटिव, मतलब यहाँ जिसकी ये वाली फिर से 0.3 है नेगेटिव में, 2 चार्ज हैं दोनों 2 माइक्रोकूलाम, ये भी 2 माइक्रोकूलाम, ठीक है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स Q1 Q2 किस पे लगाएंगे, 3rd चार्ज पे, जो कि कहाँ है x बराबर दिस, x की वैल्यू दे रखी है वाली 0.4 पे, यहाँ पे रखा हुआ तीसरा चार्ज Q, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोकूलाम। तो यहाँ फोर्स पूछा है, इस चार्ज पे ये दोनों कितना फोर्स लगाएंगे, किस डायरेक्शन में लगाएंगे। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कोई चार्ज है, तो पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये वाला चार्ज है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। दोनों को जोड़ेंगे कैसे, अलग अलग डायरेक्शन, तो हमें लेना पड़ेगा इनका रिजल्टेंट, ठीक है। तो इसको 2 कंपोनेंट में रिजोल्व किए, अपना और दाएं और बाएं। रिजोल्व कैसे करते हैं, खुद के दाएं और बाएं 90 पे, तो इसको हमने 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिए। एक इसका ये था, इसको 2 कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, यहाँ आएगा एक और एक यहाँ आएगा। अब चार्ज बराबर है, डिस्टेंस बराबर है दोनों की, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बराबर नहीं होते तो कैंसिल नहीं होते, पर देखो सेम चार्ज उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ फोर्स लगा रहा है, उतना ही चार्ज यहाँ सेम डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहा है। कौन बच गया, सिर्फ ये वाला, यहाँ 2 जुड़ गए ना, तो 2 अफ और ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो 2 अफ कोस थीटा, जो अफ फोर्स बच गया अपना नेट फोर्स आएगा इसके ऊपर, दोनों की वजह से वो आ गया 2 अफ, 2 आए ना दोनों की इधर आई डायरेक्शन, तो 2 अफ 2 अफ और कोस ऑफ थीटा, क्योंकि इधर इसको रिजोल्व करेंगे, यहाँ बनेगा अफ कोस थीटा, यहाँ बनेगा अफ साइन थीटा, साइन वाले कैंसिल हो गए, अफ कोस थीटा प्लस अफ कोस थीटा क्या बन गया 2 अफ कोस थीटा, बस वैल्यू रख दो। तो 2 की जगह 2, अफ कितना है, अफ का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q कितना है 2 माइक्रो 10⁻⁻⁶, और अगला चार्ज कितना है, ये वाला चार्ज 4 क्या 4 माइक्रो की जगह -6, Q1 Q2 बाई r²। ये डिस्टेंस 3 है, 0.3 ये 0.4 है, तो ये कितनी आएगी 0.5, तो 0.5 मीटर में ना इसका स्क्वायर कर दो, इनटू में कोस थीटा, एंगल ये है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस ये बड़ा है तो 0.4 बाई हाइपोटेन्यूज ये बड़ा है 0.5, बस आ गया आंसर। आगे तो कैलकुलेशन ही है भाई, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन तो खुद कर लेना। इसका आंसर आएगा भाई बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होगा 0.46 न्यूटन, और ये नेट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में है, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में इधर एक्स एक्सिस में, तो इधर आएगा एक्स एक्सिस में, तो इसका आंसर आएगा भी 0.46 न्यूटन इन एक्स एक्सिस में। और इसका -x में x में है, 2 ऑप्शन तो बिल्कुल वैसे ही ख़त्म हो गए थे फर्स्ट में ही, हमने देखा इधर ये इसको रिपेल करे, इसको रिपेल करे, नेट रिजल्टेंट इधर आया, 2 ऑप्शन कट के -x में नहीं आ रहा, रिजल्टेंट x में आ रहा है। फिर इधर क्या बचे f कोस थीटा क्या बनेगा 2 f कोस थीटा, दोनों को जोड़ेंगे, आंसर आ गया 133 145। देखो ये भी मैंने बताया था ना, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं भी। इनकरेक्ट पूछा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स, सही है, बट नॉन जीरो टॉर्क, भाई फोर्स तो जीरो देता है बट नॉन जीरो टॉर्क देता है, एक सही बात किसने, यूनिफॉर्म के केस में। नॉन यूनिफॉर्म के केस में दोनों ही नॉन जीरो होते हैं, ये भी सही बात की। द डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू फील्ड इधर था ना, तो डाइपोल भी इधर ही है, तो क्या था कोस जीरो पे कोई टॉर्क नहीं लगा रहा था, तो ये कह रहा है चाहे तो पैरेलल हो या ऐसे एंटी पैरेलल ले लें फील्ड के, डाइपोल एक्सपीरियंस इन नॉन जीरो टॉर्क एंड जीरो टॉर्क एंड जीरो फोर्स, हाँ क्योंकि जीरो तो फोर्स लगाएगा और टॉर्क भी जीरो हो गया क्योंकि थीटा हो गया जीरो, और टो में क्या था P क्रॉस C, कोस साइन आता है, साइन जीरो होता है, यहाँ कोई टॉर्क नहीं होता, बट इसने देखो क्या किया नॉन जीरो टॉर्क बोला है, जबकि टॉर्क जीरो होता है, इसने नॉन जीरो बोला तो ये गलत हो गया भाई,
ए लार्ज डिस्टेंस डाइपोल फील्ड डिक्रीज मोर रैपिडली देन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, क्यों? क्योंकि 1/r² क्या होता है, ऐसे ज़्यादा डिस्टेंस तक जाओगे तो ई की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि स्क्वायर पावर पे डिपेंड करती है, रैपिडली डिक्रीज होगी बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये 144 का था। नेक्स्ट इसी में है 148 का। ये ए कंडक्टर सरफेस इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बिल्कुल होता है भाई, जो कंडक्टर का सरफेस होता है सभी के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं इसको। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के ऊपर सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। जब चार्ज यहाँ है सरफेस के ऊपर, अंदर चार्ज नहीं है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ होगी? जहाँ चार्ज हुई तो सरफेस के ऊपर ही होती है उसकी सारी डेंसिटी। बोथ इसमें करेक्ट है। 5 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए भी। नेक्स्ट लेंगे 22 का। इसमें है 123 है। देखो, ये स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, चार्ज डेंसिटी की फॉर्म दे रखी है एज ए फंक्शन ऑफ आर। चार्ज डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ आर है फ्रॉम द सेंटर। द एनर्जी ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो एनर्जी पूछी है कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी। देखो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी मतलब वर्क निकाल लो, वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का होता है पोटेंशियल इनटू क्या होता है? चार्ज। ये मैंने पहले बताया था ना। तो पोटेंशियल निकाल लो और चार्ज निकाल लो। तो चार्ज का मैंने डेंसिटी दे रखी है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बताया था? डेंसिटी इनटू में क्या है? स्फीयर है ना, तो एरिया वॉल्यूम लेंगे, बट 4πr² लेंगे। मैंने बताया वॉल्यूम नहीं लेना, एरिया लेना, बट इंटीग्रेशन कर देंगे वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज निकालो, डेंसिटी 4πr² का क्या हो जाएगा? r³/3। ठीक है, 0 से कहाँ तक भाई? उसकी रेडियस कितनी देर की? r तक। तो ये हो जाएगा 4/3 ρπr³। नंबर 1 इक्वेशन। चार्ज आ गया, ये आ गया। तो v का फॉर्मूला क्या होता है? v का फॉर्मूला होता है वर्क डन के लिए 1/4πε0 q/r इंटू में चार्ज। पुट कर दो सारी चीज़ें, तो W = आ जाएगा 1/4πε0। चार्ज कितना था? 4/3 और ρπr³ इंटू में डिवाइडेड बाई ये बड़ा r है, और इंटू में भी तो चार्ज है। चार्ज की वैल्यू 1/4/3। चार्ज हमने सही निकाला क्या? चार्ज, ओहो, डेंसिटी की वैल्यू नहीं रखी, तभी मैं सोच रही कटा ही नहीं है तो कुछ। 1 मिनट रुको भाई, मैं बोलती हूँ भाई बोर्ड पे थोड़ा आसान होता है पढ़ाना, इसमें पता है लंबी वीडियो फिर मैं थक सी जाती हूँ, दिमाग फिर वैसे बंद हो जाता है बेचारा चलना। दोबारा समझो, इसमें हमें निकालना वर्क डन। वर्क डन होता है V×R। 1 नंबर बात, V×Q। अच्छा, डेंसिटी दे रखी, इसने ρr की फॉर्म में, ये यूज़ नहीं किया हमने जब इसका चार्ज निकाला। चार्ज का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू में dA करेंगे 0 to r। तो डेंसिटी रखो ρ0r इंटू में एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr² dr। अब करो इंटीग्रेशन, कांस्टेंट उनको तो बाहर ले लो, ρ0 4π कांस्टेंट है, r ये रहा, तो r की पावर 3 है, तो 4/4 हो जाएगी। इससे अब कट गया, तो मैं सोच रही बड़ा आसान सूर कैसे आ रही है, r की पावर 4। 1 नंबर, ये आ गया चार्ज। पुट कर दो, अब तो कुछ नहीं। वर्क डन में पोटेंशियल क्या होता है? Q/4πε0, 4πε0, तो Q की वैल्यू रख दो ये ρ0 पाई r की पावर 4, Q/4πε0 r की जगह रख दो, इंटू में चार्ज क्या रखोगे? ρ0 पाई r की पावर 4। कटते हैं उनको, काट दो। हाँ, इसका इंटीग्रेशन भी करो क्योंकि W निकलेगा, इंटीग्रेशन करो इसका, क्योंकि V की तो हमने कुछ किया ही नहीं, सीधा ही पुट कर दिया। ठीक है, V इंटू में DQ होता है, V इंटू में DQ। तो यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है, उनको काट दो। ρ0 का स्क्वायर हो गया, पाई का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई 4πε0, और r की कितनी पावर बचेगी? 1 ये रही। r की पावर पता नहीं, इसका आंसर सब मैच नहीं। मेरे भाई तरीका तो देखो यही है, r की पावर 4 है, 1 नीचे, तो ये तो फिर 1 की कट के कौन सी की कटेंगे ऐसे, तो इसका भाई 4πε0 तो
एक आर से चलो काट भी दे एक बार, आर की पावर 3 और ये ले लिया मैंने आर की पावर 4। एक आर ज़्यादा हो गया भाई इसमें, क्योंकि से ये सुकेर बनने, ये सुकेरिंग बनना था, आंसर सुकेरिंग में दे रखा है, मैं आंसर को देख रही हूँ भी। देखो पता क्या ये था ना, इस क्यू की फॉर्म में दे रखा आंसर क्यू स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ये रहा, पाई का स्क्वायर ये रहा, आर की पावर 4 का स्क्वायर करोगे 8 बनना था, आर की पावर 4 3 7, हाँ तो सही तो है शायद, फिर 8 बनना था। फिर नीचे वाला फैक्टर है क्या, 8 नहीं बनना था, 4 3 7 है, 4 3 7 6 पावर बननी थी, एक आर की ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना, पता क्या होगा बता देते हो आगे। यहाँ पे रो नोट है तो रो नोट है, और पाई और आर इसका तो स्क्वायर लिखोगे, और नीचे क्या है आर की पावर 1 ज़्यादा, भी यहाँ 6 बननी थी, तो इंटीग्रेशन करोगे तो आर की पावर 7/7 है, और नीचे कौन है 4 पाई एप्सिलॉन नोट है, तो ये चार्ज का फॉर्म में लेके आना आंसर। देखो रो नोट पाई आर की पावर 7 है तो 8 है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 7 8 बनाने, स्क्वायर की फॉर्म में लेके आओगे तो एक आर नीचे ले लो एक ऊपर ले लो, तो इसको लिख दो रो नोट पाई आर की पावर 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर लिख दिया ना ऊपर वाला खत्म, और इसका देखोगे 7 और पाई और एप्सिलॉन नोट और एक नीचे आर है, तो ये लिखोगे DW, तो ये पूरा चार्ज के इक्वल है, तो Q स्क्वायर बाई 7 पाई एप्सिलॉन नोट आर। इस तरह का थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, खुद एक बार सॉल्व कर लेना, भी फिर कर लेंगे अगर नहीं हुआ तो। इसका आंसर मैच होगा ये बड़ा 1/7 पाई एप्सिलॉन नोट Q स्क्वायर बाई आर। थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना, तरीका मैंने बता दिया, फॉर्मूला ये लगाना इस पर, एनर्जी का मतलब वर्क डन का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इंटू क्यू चार्ज है, डेंसिटी देखी चार्ज निकालो, इसमें फॉर्मूला पुट करो, कैलकुलेशन इसकी में एक बार ये सोच लो, मैंने पेंडिंग ही छोड़ दी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये था भाई, कौन से ईयर का पेपर है ये, 2000, इसका क्वेश्चन ही भूल गई मैं, 126 हाँ 143 पे हो रहा है भाई इसका, 143 हाँ ये रहा। 2 चार्ज हैं प्लस क्यू माइनस क्यू इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस पे रखे कि ए पे माइनस ए पे, एक्स एक्सिस है ऐसे, एक तो ए डिस्टेंस है ना ये, यहाँ प्लस क्यू रख दिया, और एक माइनस ए डिस्टेंस पे यहाँ माइनस क्यू रख दिया, ठीक है, रख दिए, इतनी बात होली। ये चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड ऑन द वाई एक्सिस, वाई डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस पे है ना, ये वाई डिस्टेंस यहाँ तक, यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। फ्रॉम द ओरिजिन द फोर्स ऑन द क्यू, इस पे फोर्स पूछा है, फिर से वही है, आसान सा है ये, फोर्स वाले तो बहुत आसान है भाई, थोड़ा ध्यान से करोगे। देखो माइनस क्यू है और प्लस है, ये क्या करेंगे, इसको ये वाला चार्ज इसको करेगा अट्रैक्ट, ये प्लस है ये इसको करेगा रिपेल, डायरेक्शन का मेन रोल होता है, प्लस प्लस रिपेल किया, अपोजिट चार्ज ने अट्रैक्ट किया। रिजल्टेंट बनाओ, इसका रिजल्टेंट अपने दाएं और बाएं, इसका रिजल्टेंट अपने दाएं और बाएं, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए क्योंकि सेम डिस्टेंस पे दोनों सेम चार्ज हैं, इतना ही ये फोर्स लगाएगा इतना ये, बट ये अट्रैक्टिव लगा रहे रिपल्सिव, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ रिजल्टेंट बच गया इधर किसमें, वाई डायरेक्शन में बच गया, क्या बच गया 2 ऑफ कोस ऑफ थीटा, फिर से वही, ठीक है। तो देखो माइनस वाई में है तो प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स, तो 2 है वाई में, सीधा सीधा पता चल गया हमें आंसर कौन सा आएगा, माइनस वाई में नहीं भी माइनस एक्स में है, ये बड़ा माइनस एक्स होता है ना पीछे, तो माइनस एक्स, देखो सीधा आंसर सॉरी ट्रिक बन गई इसकी, माइनस एक्स में सिर्फ एक आंसर दे रखा है, ये फोर्थ वाला, ये प्लस वाई में गलत, माइनस वाई में गलत, प्लस वाई में गलत, ठीक है। तो इसका आंसर पता चल गया, फिर भी कैलकुलेशन करेंगे। देखो 2 की जगह 2, फोर्स क्या होता है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये बड़ा आर देखो, ये बड़ा ए है और ये वाई है, तो ये कितनी बनी ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा, और इसका डिस्टेंस का होता है स्क्वायर। कोस क्या होता है, ये थीटा लेंगे तो बेस को कौन है ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज के है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, बस कोस थीटा की वैल्यू रखती, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/2 पावर ये कट जाएगी, तो 1 पावर ये है 1/2 ये, कितनी बन गई टोटल वाई का स्क्वायर की पावर 3/2, और ये भी है भी क्या ए, बस आगे आंसर। तो ये देखो ये रीअरेंज कर लेना बस, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी पावर 3/2, ये ए है, इसको इधर ले गए और किस में आएगा माइनस एक्स में, ठीक है, माइनस एक्स में, और ये 2 है, ये वाला 2 ए के साथ अरेंज कर लिया, यहाँ काट दो बस, ये वाला 2ax। तो वैसे भी इसका तो शॉर्ट ट्रिक से भी वैसे हो गया था, ठीक है। 2 पेपर हो रहे हैं इसमें, तो एक में 2 क्वेश्चन, एक में 3 है,
91। देखो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू बी डिजाइन विद ए वोल्टेज 1 किलो। देखो वी वोल्ट किसका यूनिट होता है, मतलब वी की वैल्यू दे रखी 1 किलो वो 10⁻³ वोल्ट लिख सकते हैं जिसको। यूजिंग ए मेटल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है 3 और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10⁻7 V/m किसका यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की 10⁻7। फॉर द सेफ्टी के लिए वी शुड प्रीफर दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज़्यादा 10% ऑफ टाइम, इसकी भाई सेफ्टी के लिए करें इसके 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका 10% ले लो, 10% नीचे 100 तो 1 0 से कट गई तो 10⁻6 आ गया अपने सेफ्टी वाला मेन वैल्यू आ गई भाई। द मिनिमम एरिया प्लेट दैट रिक्वायर्ड टू कैपेसिटेंस, भाई वो एरिया निकालो इतना कैपेसिटेंस हो जाए, तो कैपेसिटेंस का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है ε0A/d, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा C/d/ε0। ठीक है, सब वैल्यू पुट कर दो। सी की वैल्यू दे रखी है इसने 53.1, पिको की वैल्यू होती है 10⁻12 और डी निकालना पड़ेगा। डी का मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, डी इज इक्वल टू होता है V/d, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा V/e और V की वैल्यू कितनी है 10⁻3 और E की कितनी है 10⁻6, ये 10⁻³ आ गया भाई, 10⁻³ डिवाइडेड बाई ε0 कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 8.85 10⁻12। ठीक है, ये कट गया सीधा ही। इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी भाई, बता देती हूँ मैं, 2 × 10⁻² मीटर आएगी। आंसर सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो 20 सेंटीमीटर आएगी, सोल्व कर लेना। ठीक है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया तो स्क्वायर लोगे। ठीक है, ये था इसका 91 का 106 ये रहा। छोटा सा क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। व्हेन ए चार्ज Q इज गिवन टू ए आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस R है, पोटेंशियल सेंटर पे ये पोटेंशियल है, सेम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें सॉलिड स्फीयर में, तो उसके सेंटर पे कितना चार्ज होगा, तो उसके सेंटर पे चार्ज होगा, मैंने 3/2 किसका बताया था, जो सरफेस वाला है। तो सरफेस पे तो जो अपना मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है उसके सरफेस पे कितना है बताया इसने 100 वोल्ट, तो सॉलिड है तो भी इसके सरफेस पे भी तो सेम होता है, बस यहाँ वेरिएशन होता है 3/2 ऑफ सरफेस वाले से, तो 3/2 इंटू में 100, 2 से कटोगे 50, ये आ गया 150 वोल्ट। ठीक है, 150 वोल्ट और 112 का, हाँ देखो इस तरह कुछ सिमेट्रिक रखी है और 3 इसने अजम्पशन दे रखे हैं, ये तुम्हें मानने ही बोल रहा है और इनके ऊपर चार्ज बताना। देखो एक चीज़ का ध्यान रखो, पॉजिटिव रोड एक दूसरे को रिपेल करेगी, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगी, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। 2 न्यूट्रल रोड होते हैं ना, न्यूट्रल रोड वो एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाते, बस हाँ एक चार्ज हो और दूसरी न्यूट्रल हो ना तो भी फोर्स लगाती हैं, ऑलवेज अट्रैक्टेड ड्यू टू जो इंडक्शन मेथड है। जैसे कि एक न्यूट्रल है और एक में पॉजिटिव रोड लिया इसके पास है, तो पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव को अपने साइड अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव को रिपेल करेगी, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये दूर है थोड़ा सा कम वो फोर्स लगाएंगे रिपल्सिव का, तो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है भाई किसके बीच में, न्यूट्रल और पॉजिटिव। ये मत सोचना न्यूट्रल और एक वायर चार्ज है तो आपस में फोर्स नहीं लगता है वो बिल्कुल। ठीक है, बस अब चलो इनके एक पे। बॉल ए ये वाली अट्रैक्ट बी, तो ABCDE है, तो ये कह रहा है AB को अट्रैक्ट करेगी, इसके ऊपर पॉजिटिव मान लो नेगेटिव मान लो, अट्रैक्ट तो अपोजिट चार्ज में करती है, एंड रिपेल C, और C को ये रिपेल करेगी, तो ये पॉजिटिव तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव होगा, तभी ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, इसको रिपेल कौन A। एक बात होगी। दूसरी, बॉल D अट्रैक्ट B, बॉल D B को तो अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, एंड नो इफेक्ट होनी, बट ये E पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही, सीधी सी बात है, ये इस पे कोई चार्ज होगा ना तो ये भले ही न्यूट्रल हो इफेक्ट डाल लेगी, ये न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है इसलिए इफेक्ट नहीं डाल रही। ठीक है, ए नेगेटिव चार्ज रोड अट्रैक्ट बोथ A एंड E, A और E को हाँ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगी, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल अट्रैक्ट करेगी, इसको भी नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी क्योंकि न्यूट्रल हो चाहिए वो तो चार्ज है, तो ये इसका आंसर रहेगा भाई। देखो पॉजिटिव नेगेटिव और ये 0 चार्ज है, 0 मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, 101 एक पेपर हो रहेगा लास्ट, इसमें 2 क्वेश्चन है। 126 देखो जब पूरी तरह से करते हो ना थोड़ा सा रुक के टिक के तो वीडियो तो लंबी होनी जायज़ है भाई। ठीक है, 126 ना इस पे नहीं, 104 भागा दौड़ी में करोगे तो चीज़ें कवर नहीं होंगी, थोड़ा सा टिक के रुक के मैं भी लगातार कर ही रही हूँ। ठीक है, इनफाइनाइट का जो मैंने कंसेप्ट बताया था उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, बता मैं देती हूँ, सोल्व खुद कर लेना, नहीं समझ में आए कमेंट कर देना, फिर से इसकी शॉर्ट बना के डाल दूंगी। ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस सिमेट्रिकल एट डिस्टेंस D, यहाँ पे रखा हुआ है,
टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर ग्राउंडिंग इनफाइनाइट प्लेट, ये वाली ग्राउंडिंग कर रखी है वाली। तो इसके कंसेप्ट क्या बताया था, यहाँ पॉजिटिव तो इसके ठीक पीछे उतनी डिस्टेंस पे एक नेगेटिव चार्ज बनेगा। यहाँ पॉजिटिव है डी डिस्टेंस पे तो ठीक पीछे यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव तो ये इधर अट्रैक्ट होगा, ये इधर अट्रैक्ट होगा, दोनों का रिजल्टेंट नेट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ऐसे। ठीक है, देखो कैसे, ये थी यहाँ चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पीछे ठीक नेगेटिव बनेगा उतने डिस्टेंस पे, यहाँ नेगेटिव बनेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा यहाँ। इस तरह से इसकी सिमेट्री गड़बड़ हो जाएगी, कोई इसको अट्रैक्ट कर रहा है, हमें इसकी सिमेट्री को यहीं रखना है, तो इधर भी कोई चार्ज इधर इसको रिपेल करता होगा तो ताकि ये यहीं रह जाए। ठीक है, ये तीनों इमेजिनरी चार्ज होते हैं, इसलिए ये दोनों तो चार्ज थे, यहाँ भी एक चार्ज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा प्लस, जो इसको रिपेल करे, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल कर सकता है, तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज होगा भाई। इन दोनों का फोर्स निकालो, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ आएगा, कितना आएगा, F1 जो यहाँ आएगा ना स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर F2 स्क्वायर ये वाला, ये रिजल्टेंट फोर्स आया इधर का। अब ये पॉजिटिव इनका फोर्स आएगा इधर, डिस्टेंस ले लेना ये, ठीक है, निकाल के, और नेट निकालोगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, इस वाले में से इसकी घटाओगे, नेट रिजल्टेंट इधर आएगा भाई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये बड़ा। थोड़ा सा बताऊं क्या, इसको क्या फोर्स लगाओगे, देखो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितनी, डी ए कितनी होगी 2d स्क्वायर, सेम चार्ज सेम यही लगेगा आएगा। रिजल्टेंट क्या होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, इनको ये दोनों बराबर आएंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √2f, तो √2f आ गया, √2f ये बड़ा इधर, ये बड़ा। इसके लिए और देखो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस ये बड़े कितनी हो जाएगी, ये डी है, ये निकाल लो, उसकी डबल कर दो बस, इसमें से माइनस कर देना, मैच हो जाएगा, आराम से देख लेना। ठीक है, 124 लास्ट क्वेश्चन है अभी आज का। देखो इतना सुगला सा क्वेश्चन डाल रखा है एग्जामिनर ने, इतनी बड़ी स्टेटमेंट, ये है फ्री डायग्राम, एकदम डराने के लिए। क्वेश्चंस पीजीटी में ऐसे ही आते हैं भी एकदम डरावने से, बट उतने ही वो आसान भी होते हैं। कैसे, क्या देखो, 2 लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट हैं ये वाली, ठीक है, एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, एक पे सिग्मा 2 है, सिग्मा 1 ज़्यादा है सिग्मा 2 से, ओके। प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, डिस्टेंस डी पे उनको सेपरेट कर रखा है। फोर्स वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज क्यू को ऐसे मूव करवा के ले जा रहे हैं 45 एंगल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है इधर और इसको इधर लेके जा रहे हैं, तो उसमें वर्क होगा, तो वर्क निकालना है। क्या बोला, मैं इधर समझा देती हूँ। देखो 2 प्लेट हैं, इसके ऊपर सिग्मा 1 है, इसके ऊपर सिग्मा 2 है, ये इससे ज़्यादा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी 45 एंगल पे किसी ए को मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये पूछा है इसके रिगार्डिंग कितना वर्क होगा, तो वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किसकी डायरेक्शन में, जिधर फोर्स है, फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींच रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन का होना चाहिए। तो इसको रिजोल्व कर लो, ये बनेगा ए कोस थीटा, ऊपर बनेगा ए साइन थीटा, इसका कोई रोल नहीं है, ए कोस थीटा, तो ए कोस 45 कितना होता है 1/√2, तो a/√2 आ गई डिस्टेंस। फोर्स कौन लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना फोर्स लगा रहे हैं, पैरेलल प्लेट के बीच में फोर्स कितना लगता है, वैसे भी उधर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भाई, क्या बताया था मैंने, फोर्स, देखो वर्क डन निकालेंगे तो फोर्स कितना होता है, क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में इनटू में डिस्टेंस, वर्क इज इक्वल टू क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताया था मैंने, 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, तो सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा/2 और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो था, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट था। अब ये दोनों अलग अलग हैं, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बड़ी है, छोटी घटेगी, इनटू में ये आ गया, और डिस्टेंस कितना है अपना a/√2, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला वर्क डन बन गया QA डिवाइडेड बाई, इसको इधर ले आओ 2√2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको ले जाओ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, जितना ये दिख रहा था डरावना सा, ये इसका आंसर है, देख लो, ठीक है, माइनस साइन है ये। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी हर बार की तरह क्या बहुत लंबी होगी ना, मैं कब से बैठी बैठी कर रही हूँ। लाइक कमेंट अपने सुझाव ज़रूर देंगे, और मेरे हिसाब से बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए भी, अब तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए तुम्हारे अंदर कि हाँ हम कर सकते हैं बड़े आसानी से। अब तो क्वेश्चन सोल्व, कौन कौन से चैप्टर के थोड़ा रिवाइज भी करवा देना मुझे, अगला कौन सा लें, और वीडियो को लाइक करके भरपूर कमेंट जरूर कर देना भाई। ओके, बाय बाय।